अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लिमिटेशन एक्ट में जो टॉपिक है वो है इफ़ेक्ट ऑफ फ्रॉड ऑन द पीरियड ऑफ लिमिटेशन। सेक्शन 18 जो है वो हमें बताता है कि फ़्रॉड के क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं ऑन द पीरियड ऑफ लिमिटेशन। मज़ीद वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मज़ीद नोटिफिकेशंस मिलती रहें। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर, इफ़ेक्ट ऑफ फ्रॉड ऑन द पीरियड ऑफ लिमिटेशन, यानी कि फ़्रॉड का क्या इफ़ेक्ट्स हो सकता है ऑन द पीरियड ऑफ लिमिटेशन। जैसे कि हर सूट फाइल करने के लिए टाइम होता है कि इतने टाइम में जो है एक सूट फाइल करना है। अगर किसी के साथ फ्रॉड हुआ है और जो है उसे पता चलता है 7 साल बाद या 8 साल बाद उसे पता चलता है कि उसके साथ फ्रॉड हुआ है, तो इसका क्या फिर इफ़ेक्ट होगा जब ऑन द पीरियड ऑफ लिमिटेशन, यानी कि क्योंकि 7-8 साल गुजर गए हैं तो पीरियड ऑफ लिमिटेशन यानी कि टाइम भी गुजर चुका है, तो जो फ्रॉड हुआ है तो उसके क्या इफ़ेक्ट हैं ऑन द पीरियड ऑफ लिमिटेशन। तो ये है आज का हमारा टॉपिक। अब पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन कि फ्रॉड क्या है। डेफिनेशन ऑफ फ्रॉड: एन इंटेंशनल प्रिवेंशन ऑफ ट्रूथ फॉर द पर्पस ऑफ इंड्यूसिंग अनदर इन रिलायंस अपॉन इट और टू पार्ट विद सम वैल्यूएबल थिंग बिलोंगिंग टू हिम और टू सरेंडर अ लीगल राइट। ये तो डेफिनेशन हुआ इसका। अब फ्रॉड क्या है मैं आपको समझाती हूँ एक एग्जांपल के थ्रू। अब ए जो है वो बी पर जो है एक रिंग बेचता है। रिंग जो है वो गोल्ड की है और उसकी कीमत जो है वो 2 लाख है या 1 लाख रुपए है, लेकिन ए जो है वो पैकिंग करते वक्त उसे कोई और रिंग दे देता है, यानी कि जो गोल्ड की रिंग है वो उसे रिप्लेस कर देता है। तो कुछ साल गुजरते हैं या कुछ अरसा गुजरता है तो बी जो है वो शॉप पर जाता है। तो वो जब रिंग बेचने लगता है तो शॉप वाला उसे कहता है कि इस जो रिंग की कीमत इतनी नहीं है और ये जो है रिंग जो है ये गोल्ड की नहीं है। तो ये जो एग्जांपल दिया है ये यानी कि इसमें जो बी के साथ है वो फ्रॉड हुआ है। तो फ्रॉड का ये मतलब है। इसमें कुछ चीज़ें हैं वो पढ़ते हैं। फ्रॉड अंडर सेक्शन 18 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट। एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 18। अब ये एप्लीकेशन ऑफ सेक्शन 18 क्या है? नंबर 1 है वेयर द राइट टू सू और मेक एन एप्लीकेशन हैज बीन फ्रॉडुलेंटली कंसील्ड फ्रॉम द प्लेंटिफ बाय द फ्रॉड ऑफ डिफेंडेंट। यहाँ पर लिखा है वेयर द राइट टू सू, यानी कि जो राइट है, ठीक है, राइट टू सू यानी कि राइट टू सू केस करने का, ठीक है, जो राइट है, और मेक एन एप्लीकेशन और एप्लीकेशन जो है फाइल करने का जो राइट है, ठीक है, हैज बीन फ्रॉडुलेंटली कंसील फ्रॉम द प्लेंटिफ, यानी कि जो है प्लेंटिफ से जो है वो राइट जो है वो छुपा लिया गया है फ्रॉड के जरिए, ठीक है, बाय फ्रॉड ऑफ डिफेंडेंट, यानी डिफेंडेंट ने जो उसका राइट टू सू है वो छुपा लिया है। अब कैसे छुपा लिया है इसको मैं समझाती हूँ एक एग्जांपल के थ्रू। अब ए ने जो है वो बी के खिलाफ मुकदमा करना है। उसे पता है कि उसका घर कहाँ है, ठीक है, यानी कि उसका एड्रेस जो है वो किस रोड पे रहता है, गली नंबर क्या है, उसको तमाम एड्रेस जो है वो मालूम है, ठीक है। तो वो समन तो वही जाएगा जहाँ इसका घर है, मगर ए जो है, ठीक है, वो गलत एड्रेस लिखता है। तो अदालत को पता नहीं है, ठीक है, अदालत को नहीं पता है कि उसके घर का असल एड्रेस कहाँ है, ठीक है। तो वो समन भेजेगी तो फिर वो समन जो है अदालत जो है इसी एड्रेस पर भेजेंगी ना जो कि ए ने लिखा है, ठीक है। तो अदालत जो है वो बार बार समन भेजती रहेंगी और समन के जो डिफरेंट मोड्स है, ठीक है, वो तमाम जो है वो अप्लाई करेंगी और इसके बाद जो है अदालत जो है वो कोई फैसला देंगी, क्योंकि जो बी जो है वो हाजिर नहीं हुआ, क्योंकि जो समन भेजा गया था वो उसके घर पर नहीं भेजा गया, क्योंकि जो है ए ने जो है वो गलत एड्रेस बताया था। अब कुछ साल बाद जो है वो बी को जो है वो पता चलता है कि उसका जो घर है वो बिक चुका है, ठीक है, क्योंकि वो यहाँ पर नहीं था तो उसे ना ही समन मिला ना कुछ, और उसका घर जो है वो बिक चुका है, या वो लंदन में था या किसी और सिटी में था। तो इसके साथ इसने क्या किया, फ्रॉड किया। तो जो अगर उसको पता होता, ठीक है, तो उसका तो राइट टू सू उसका था, वो वहाँ पर मुकदमा कर सकता था। तो राइट टू सू को क्या किया, उसने छुपा लिया। तो अब ये क्वेश्चन ये है कि अदालत क्या ये जो मुकदमा है इसको इंटरटेन करेंगी या नहीं करेंगी। नंबर 2 है वेयर द टाइटल ऑन विच सच राइट इज फाउंडेड हैड बीन सो कंसील्ड। अब जो है टाइटल जो होता है वो छुपा लिया है। टाइटल यानी कि जो मलकियत होती है किसी घर की, जो है वो डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है, तो जो टाइटल है वो जो है छुपा लिया है।
ए बी को कहता है कि मुझ पर जो है ये घर बेच दो, ठीक है। अब बी ने जो है वो घर बेच दिया है, लेकिन बाद में जो है ए को पता चलता है कि उसका जो टाइटल है वो डिफेक्टिव है। तो यहाँ पर क्या है कि टाइटल जो जिसका जो असल मलकियत रखता है, ठीक है, वो डिफेक्टिव है और उसे जो है बाद में पता चलता है कि इसका जो टाइटल है वो डिफेक्टिव है, यानी ये घर तो इसका था ही नहीं और उसने मुझ पर बेच दिया है। अब इसमें एक और एग्जांपल है, जैसे कि अभी एफ है, ठीक है, मिसाल के तौर पर एक बंदा है, वो मरने वाला है, ठीक है, उसकी जो प्रॉपर्टी है वो बी के पोजेशन में है जो कि एफ का भाई है। अब एफ क्योंकि मरने वाला है वो एक विल बनाता है, ठीक है, सी के फेवर में, जिसमें वो ये प्रॉपर्टी जो कि बी के पोजेशन में है जो कि इसका भाई है वो सी को देता है। मगर सी को इस बात की नॉलेज नहीं होती कि एफ ने जो है ऐसी कोई विल बनाई है, लेकिन बी को पता चलता है कि एफ ने जो है विल के जरिए जो है प्रॉपर्टी सी को दे दी है। तो वो क्या करता है कि सी से कांटेक्ट करता है और प्रॉपर्टी को बेचने की ऑफर करता है, जबकि ये सी की ही प्रॉपर्टी है। अब इससे जो है वो प्रॉपर्टी बेच देता है जो कि ऑलरेडी सी की है, ठीक है। अब प्रॉपर्टी कुछ अरसा बाद जो है वो सी को पता चलता है। तो इसमें भी ये है कि ये जो टाइटल है वो डिफेक्टिव टाइटल है, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी जो है वो बी की नहीं है, लेकिन उसने वो बेच दी है। लेकिन जो है सी को काफ़ी टाइम बाद पता चलता है, तो वो जो है इसके खिलाफ जो है फिर सूट फाइल करता है कि मेरी जो पैसे हैं जो मैंने दिए हैं वो वापस कर दे और प्रॉपर्टी भी सी की ही है। थर्ड है वेयर एनी डॉक्यूमेंट नेसेसरी टू एस्टेब्लिश सच राइट हैज़ बीन कंसील्ड। अब जो डॉक्यूमेंट है वो छुपा लिए गए हैं, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर ए और बी के दरमियान एक मुआहदा हुआ है कि ए ने जो है वो स्टाम्प पेपर लिखा गया है ना कि ए ने जो है वो बी को इतने पैसे देने हैं। अब जो है ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट है, ठीक है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की या तो कॉपी मौजूद है या कॉपी भी नहीं है, यानी कि जो कॉपी भी नहीं है वो छुपा लिए गए हैं, ठीक है, यानी कि कंसील कर दिए गए हैं। अब ये जो एप्लीकेशन हम पढ़ रहे थे इसमें 3 पॉइंट्स ये है, यहाँ पर पहले लिखा हुआ था वेयर द राइट टू सू और मेक एन एप्लीकेशन हैज़ बीन फ्रॉडुलेंटली कंसील्ड फ्रॉम द प्लेंटिफ। अभी जो राइट टू सू है, यानी कि जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल के थ्रू समझाया कि राइट टू सू जो है वो छुपा लिया गया है। अब जिस दिन उसे पता चलता है, ठीक है, जो प्लेंटिफ को पता चलता है कि मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, ठीक है, जिस दिन इसके नॉलेज में ये बात आती है, तो यहाँ से जो होगा फिर जो है प्लेंटिफ जो है वो सूट फाइल कर सकता है, ठीक है। और पढ़ते हैं इसमें द पीरियड ऑफ लिमिटेशन शैल बी कंप्यूटेड। सेक्शन 18 प्रोवाइड दैट इफ इट इज एस्टेब्लिश्ड दैट द एप्लीकेंट वाज केप्ट आउट ऑफ नॉलेज ऑफ हिज राइट टू पीरियड ऑफ लिमिटेशन शैल बी कंप्यूटेड। अब इसमें यह है कि हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है, सबसे पहला पॉइंट था यहाँ पर where the right to sue or make an application has been fraudulently concealed from the plaintiff by the fraud of defendant। यहाँ पर लिखा हुआ है कि पीरियड ऑफ लिमिटेशन कहाँ से काउंट होगा, ठीक है। तो जो राइट टू सू है, ठीक है, जिस दिन से जो है प्लेंटिफ को पता चलता है कि उसके साथ फ्रॉड हुआ है, तो वहाँ से जो है ये पीरियड ऑफ लिमिटेशन, ठीक है, ये जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है ये वहाँ से काउंट होगा। और जितना पीरियड जैसे गुजर चुका है, जैसे मैंने समझाया कि एक केस को फाइल करने का कितना टाइम होता है वो गुजर चुका है, उसको जो है वो काउंट नहीं किया जाएगा, बल्कि जिस दिन वो बात इसके नॉलेज में आई तो वहाँ से जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन होगा वो स्टार्ट होगा, ठीक है। फिर भी अगर ये प्लेंटिफ के नॉलेज में ये बात आ जाती है लेकिन प्लेंटिफ जो है वो कोई एक्शन नहीं लेता, तब जो है पीरियड ऑफ लिमिटेशन जो है वो गुजर जाता है, उसके बाद वो मुकदमा नहीं कर सकता, क्योंकि अब जो है वो प्लेंटिफ के नॉलेज में जो है ये बात आ चुकी है, ठीक है। दूसरा है where the title on which such right is founded has been so concealed। अब जो है टाइटल, जैसे मैंने बोला ना कि डिफेक्टिव टाइटल था, ठीक है, जो है ए ने बी को घर बेचा, ठीक है, लेकिन उसका जो टाइटल था वो डिफेक्टिव था, लेकिन उसे उस वक्त पता नहीं था। लेकिन कुछ अरसा गुजरता है, यानी कि 7-8 साल गुजरते हैं, तो उसे पता चलता है कि ये डिफेक्टिव टाइटल था। अब जिस दिन जो है डिफेक्टिव टाइटल उसके नॉलेज में आया कि ये डिफेक्टिव जो है टाइटल है, तो उस दिन से जो है ये पीरियड ऑफ लिमिटेशन जो है वो काउंट होगा, और जितना टाइम जो है वो पहले गुजर चुका है वो काउंट नहीं होगा, ठीक है। अब थर्ड है वेयर इन एनी डॉक्यूमेंट नेसेसरी टू एस्टेब्लिश सच राइट हैज़ बीन कंसील्ड, ठीक है। अब जो डॉक्यूमेंट्स है वो छुपा लिए गए थे, जैसे मैंने स्टाम्प पेपर का बताया, ठीक है, या मतलब कोई एग्रीमेंट है, ठीक है, वो छुपा लिया गया है, ठीक है। लेकिन जिस दिन वो प्लेंटिफ की नॉलेज में आए, ठीक है, वो डॉक्यूमेंट, वो स्टाम्प पेपर, तो उस दिन से वो मुकदमा कर सकता है कि मेरे साथ तो ये फ्रॉड हुआ था,
उस दिन से जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन है वो भी स्टार्ट होगा। अब इसमें जो है काज ऑफ एक्शन जो है वो कब अराइज होता है, ठीक है। काज ऑफ एक्शन जैसे कि मैंने एग्जांपल आपको बताया, ठीक है, कि जिस दिन जो है ए ने जो है वो बी पर जो है कोई प्रॉपर्टी बेच दी, ठीक है, लेकिन ए को जो है पता है कि ये डिफेक्टिव टाइटल है, ठीक है, और उसने बेच दी, तो काज ऑफ एक्शन उसी दिन अराइज हुआ क्योंकि उसने जो है वो प्रॉपर्टी बेच दी और उसे पता है कि इसका टाइटल जो है वो डिफेक्टिव है। या जो है ए ने जो है बी पर रिंग बेच दी है, ठीक है, 2 लाख रुपए की जो है उनके बीच में सौदा हुआ था, लेकिन उसने रिंग जो है वो रिप्लेस कर दी जानबूझ के, तो यहाँ पर काज ऑफ एक्शन अराइज हुआ। इसमें पढ़ते हैं एक और चीज जो मैंने यहाँ पर लिखी नहीं है लेकिन मैं आपको समझाती हूँ कि बर्डन ऑफ प्रूफ, यानी कि किसने जो है ये प्रूफ करना है, ठीक है, ये जो है, ठीक है, द बर्डन ऑफ प्रूफ to prove the fraud is on the party who alleged the fraud। अब किसने जो है ये प्रूफ करना है कि फ्रॉड को किसने प्रूफ करना है, तो जो पार्टी कहती है कि मेरे साथ जो है वो फ्रॉड हुआ है, ठीक है, तो वही जो है प्रूफ करेगी कि फ्रॉड हुआ है, वाकई फ्रॉड हुआ है। तो जिसने जो है एलिज किया तो वही जो है इसको प्रूफ भी करेगी। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, इफेक्ट ऑफ फ्रॉड ऑन द पीरियड ऑफ लिमिटेशन सेक्शन 18। मज़ीद ऐसे लेक्चर मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। थैंक यू।